ओके, सो अब नेक्स्ट जिस पे चलेंगे अपन, वो ही बचा हुआ रीजन है अपना, जो हमारे आसपास का रीजन है। तो ये वाला पूरा एरिया जो है वो एक्चुअली हिमालय की वजह से एक सेपरेट रीजन बन जाता है, क्योंकि यहाँ से एक तरीके से हिमालय जो है वो इस पूरे रीजन को बाकी एशिया से जो है वो एक तरीके से अलग कर देता है, कट ऑफ कर देता है। यहाँ से हिमालय इस तरीके से पूरे ही रीजन को जो है वो सेपरेट कर देता है नॉर्थ वाले एरिया से। और इसीलिए इस पूरे एरिया को, या इधर से नीचे आने वाली जो कंट्रीज हैं, इन सब कंट्रीज को जो है वो साउथ एशिया भी बोलते हैं। दिस इज साउथ एशिया। साउथ एशिया में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, है ना, ये श्रीलंका और मालदीव आते हैं साउथ एशिया में। तो साउथ एशिया की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्या था, सार्क। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ये सभी कंट्रीज इसके मेंबर हैं। सभी कंट्रीज में टोटल कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले तो ऑब्वियसली इंडिया तो आएगा ही, है ना। पाकिस्तान भी आएगा, अफगानिस्तान भी आएगा। ये इकलौता ऐसा कंट्री है जो साउथ एशिया में नहीं है, सेंट्रल एशिया में है, बट फिर भी इसको मेंबरशिप दे दी है। सबसे नया मेंबर यही है। भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, फिर श्रीलंका है, मालदीव है। सो दीज आर टोटल 8 मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया का एक दो ही पड़ोसी नहीं है इसमें एक्चुअली, म्यांमार और चाइना को छोड़ के बाकी सारे इंडिया के पड़ोसी इसमें शामिल है। ठीक है। जब इंडिया और पाकिस्तान इसमें, तो कॉपरेशन तो हो ही नहीं सकता। तो ऑर्गेनाइजेशन नाम की है कॉपरेशन के लिए। बाकी तो जब से वो उरी अटैक वगैरह हुए थे तब से, उस साल पाकिस्तान में होनी थी इसकी मीटिंग, इंडिया ने इसका बाइकआउट कर दिया, तब से कोई मीटिंग नहीं है, सब ठंडे बस्ते में। बट वैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी ये सार्क। ठीक है। अब इंडिया की बाउंड्री लगती है पाकिस्तान से इधर की तरफ में। अब इंडिया के आज नेबर्स को ही डिस्कस कर लेते हैं एक बार शुरू में, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंडिया की बाउंड्री को देखेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ सबसे पहले ही इश्यू चालू कर देंगे गुजरात की नाक से। इंडिया का मैप खोलेंगे तो अपने को यहाँ पे इस वाले एरिया के अंदर एक छोटा सा एक दरिया है, या जिसको नाला बोल सकते हैं, या जिसको एक नहर बोल सकते हैं, कुछ भी मान लो। ये वाली जो नहर है या नाला है, इसको सर क्रीक बोला जाता है। सर क्रीक जो है, इसके आसपास वाला इलाका पूरा दलदली इलाका है। तो जब पानी का लेवल ऊपर बढ़ता है, इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज सर क्रीक, सॉरी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न बोल रहा हूं, वेस्टर्न मोस्ट, सबसे वेस्ट वाला पॉइंट है इंडिया का सर क्रीक। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला पूरा एरिया जो है वो दलदली इलाका है, रन ऑफ कच्छ वाला इलाका। तो यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ते ही जो है पानी ऊपर चढ़ जाता है, तो सारी बाउंड्री गायब हो जाती है। और जब पानी उतरता है तो ये नाले नाले से बचते हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्थ की तरफ से पानी आ रहा होता है, या कच्छ वाले इलाके में जो पानी गिरता है, उसकी वजह से दलदली इलाका बनता है। यहाँ पे कुछ नाले बनते हैं ऐसे, क्योंकि ये दलदली इलाका है तो वो नाले समय समय पे अपनी सीमा बदलते रहते हैं, टाइम बदलता रहता है इनका। तो यहाँ पर एक विवादित जगह है सर क्रीक। क्यों? इंडिया और पाकिस्तान इसकी बाउंड्री को लेकर जो है वो डिसाइडेड नहीं है। सबसे पहले सर क्रीक के अंदर इंडिया का कहना है कि भैया जो सर क्रीक की बाउंड्री है या चैनल के बीचों बीच होना चाहिए,
बीच से आधा आपका आधा हमारा। पाकिस्तान कहता है नहीं, इस वाली तरफ तक का, यानी कि जमीन के इस तरफ तक का पूरा आपका होना चाहिए, यानी कि लैंड लैंड तक का आपका होना चाहिए, बाकी पूरा वाटर हमारा होना चाहिए। तो ये सर क्रीक इशू है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सबसे पहला इशू है, यहीं से चालू हो गया। फिर ये जो लंबी सी बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, दिस इज नोन एज रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन को डिसाइड किया था सर सिरिल रेड क्लिफ ने। इसीलिए इसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इन 1947। ठीक है, तो यहां से ही जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच के इशू चालू हो जाते हैं। सिरिल जो रेड क्लिफ थे, उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था इंडिया पाकिस्तान के बीच का क्या हिस्ट्री है, क्या ज्योग्राफी है, कोई मतलब नहीं। लाइन खींचनी थी, काम काटना था, काट दिया। इसकी वजह से एक एग्जांपल है कि भैया पंजाब के अंदर जो गुरदासपुर जिला है पंजाब का, गुरदासपुर के उस वाली तरफ करतारपुर साहिब है। ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के पास में यहाँ पर डेरा बाबा नानकान है। ये बहुत फेमस गुरुद्वारा है। यहाँ से बॉर्डर के उस तरफ दिखाई देता है करतारपुर। अभी हाल ही के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया। करतारपुर सिख्स की सबसे होली साइट में से एक है, क्योंकि बाबा गुरु नानक जो थे उनका आखिरी समय करतारपुर में गुजरा, पर ये पाकिस्तान में दे दिया। ये प्रॉब्लम है। मतलब इनकी जो बाउंड्री बनाई वो बिना सोचे समझे बना दी, ये देखे बिना ही कि भैया जब पाकिस्तान मेजरली इस्लाम डोमिनेटेड कंट्री होगा या जो भी होगा, सिक्स मेजरली इस वाली तरफ रहते हैं, तो सिख होली साइट, होलीएस्ट साइट में से एक है, उसको उस तरफ डालने का क्या मतलब। तो इस तरीके से कुछ बेवकूफियां हैं जो आज की बॉर्डर में दिख रही हैं। हिस्ट्री में पंजाब और जो वेस्ट बंगाल है उनका पार्टीशन सबसे ज्यादा हुआ, उनको ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ इधर की तरफ। खैर एनीवेज जो भी है, तो यहाँ पे जो बॉर्डर आज की तारीख में पाकिस्तान वाली देखते हैं अपन, इसको कहते हैं अपन रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान वाली बॉर्डर जम्मू कश्मीर में आके डिस्प्यूटेड हो जाती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वाले एरिया के अंदर से नॉर्थ की तरफ जाने पर ये वाला पूरा एरिया जो है यहां तक, ये लाइन है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके इस वाली तरफ वाला पूरा एरिया जो है वो पीओके कहलाता है, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है। और इसके नॉर्थ वाली तरफ वाला एरिया जो है, यहां से इस एरिया के नॉर्थ वाला एरिया, ये वाला पूरा एरिया गिलगिट बाल्टिस्तान कहलाता है। दिस इज नोन एज गिलगिट बाल्टिस्तान। ये आजाद कश्मीर, पाकिस्तानी इसको कहते हैं, हम पीओके कहते हैं। दिस लाइन इज एलओसी। तो यहां पे ये हो गई इस वाली तरफ की बाउंड्री। अब इधर नॉर्थ में जाने पर, इधर इधर वाली तरफ नॉर्थ में जाने पर एक्चुअल में इस वाली जगह तक ही यूनाइटेड नेशंस जो रेजोल्यूशन हुआ था 1948 का, उसमें जो बाउंड्री डिसाइड हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जहां सीज फायर होगा, वो एलओसी यहीं तक हुई थी। फिर पाकिस्तान ने क्लेम करना चालू कर दिया कि एक्चुअल में इधर से लेकर काराकोरम पास, यहां पे कौन सा पास है, काराकोरम पास, काराकोरम दर्रा है, काराकोरम पास है, कि पाकिस्तान की बाउंड्री यहां से काराकोरम पास तक है।
काराकोरम पास यानी कि दर्रा, यानी कि एक ऐसी जगह है जहां पहाड़ों के बीच में कट होता है, जहां से आप आ जा सकते हो पहाड़ों को पार। तो यहाँ पे काराकोरम पास की जगह जो है वहां तक एक्चुअली पाकिस्तान की बाउंड्री है, ऐसा पाकिस्तान ने क्लेम करना चालू कर दिया। तो इंडिया को जो आइडिया था उसके हिसाब से इस बाउंड्री के नॉर्थ की तरफ तक का पाकिस्तान का ऑक्यूपाइड है। यानी कि यहां पर एक एरिया है जिसको सल्टारो रिज के नाम से जाना जाता है। सल्टारो रिज, इस एरिया से सल्टारो, ये देख सल्टारो, SALTORO, सल्टोरो रिज, नूब्रा वैली, ये जो नूब्रा रिवर निकलती है यहां से, तो सल्टारो रिज और उसके नॉर्थ वाली तक इंडिया का, पाकिस्तान का एरिया होना चाहिए, उसके बाद इंडिया का होना चाहिए, ये क्लेम हुआ करता था, इंडिया ऐसा मानता था। बट पाकिस्तान ने क्या करना चालू कर दिया, अपनी तरफ से लोगों को इस वाली तरफ पेट्रोलिंग करने के लिए और पहाड़ चढ़ने वगैरह के लिए भेजना चालू कर दिया। 1980s में जब इंडिया को ये चीज पता चली कि एक्चुअली ये ऐसा कर रहे हैं, तो इंडिया ने एक ऑपरेशन किया जिसको कहा जाता है ऑपरेशन मेघदूत। और ऑपरेशन मेघदूत के बाद में इंडिया ने इस एरिया पर कैप्चर कर लिया, ताकि उनको अंदाजा लग गया था कि अगर पाकिस्तान वाले पहले आकर बैठ गए तो दिक्कत हो जाएगी। और इस एरिया को कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर। ये जगह सियाचिन ग्लेशियर है जो एक तरीके से पाकिस्तान, चाइना और इंडिया के बीच में एक तरीके का ट्राइंगल बनाती है। यहां पर इन तीनों के बीच में एक ट्राइंगल बनाती है सियाचिन ग्लेशियर, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड। यहां है सियाचिन ग्लेशियर, प्लीज रिमेंबर दिस, ये ध्यान रखना लोकेशन वाइज। वर्ल्ड की सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड, वर्ल्ड की सबसे टफ पोस्टिंग, सियाचिन ग्लेशियर। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री बन गई। अब इंडिया और पाकिस्तान की एक्चुअल बाउंड्री यहां है, ये है। जो अभी तक हमने देखी थी वो बाउंड्री जो हमें मैप पे दिखाई जाती है वो अलग है, बट एक्चुअल ग्राउंड लोकेशन के हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान की एक्चुअल बाउंड्री आज की तारीख में ये है। सो दिस इज द एक्चुअल लैंड रियलिटी, असलियत ये है। जबकि भाई हमारा एरिया जबरदस्ती ऑक्यूपाई कर रखा है तो अपना ही रहेगा ना प्लॉट, तो एरिया तो अपना ही है, तो दिखाएंगे तो अपने मैप में। बट रियलिटी ऑन ग्राउंड आप कहां जा सकते हो उसकी बात करेंगे तो ये एरिया है जहां आप जा नहीं सकते। दिस इज द एक्चुअल मैप ऑफ पाकिस्तान। अब इधर नॉर्थ की तरफ में एक और बाउंड्री लगती है इंडिया की, छोटा सा एरिया लगता है जो कि अफगानिस्तान से लगता है। तो अफगानिस्तान भी इंडिया का एक पड़ोसी देश है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है या जो बाउंड्री है, इसको कहा जाता है दुरंद लाइन। बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, दुरंद लाइन। ठीक है, बाकी अफगानिस्तान के अंदर अभी बहुत कुछ चल रहा है, हम इस पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर अफगानिस्तान के बारे में डिटेल में अभी जानना है कि अभी वहाँ क्या चल रहा है तो मेरा वीडियो देख सकते हो। अफगानिस्तान जो पीस टॉक्स हैं उस पर 2 वीडियो बनाए हुए हैं। ठीक है, अफगानिस्तान पीस टॉक्स के नाम से और अफगानिस्तान पीस प्रोसेस सेकंड राउंड्स ऑफ पीस टॉक्स के नाम से 2 वीडियो मिलेंगे।
डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल, इस पे चैनल पे मिल जाएंगे आपको, डिफेंस उपदेश चैनल पे। तो वो देख सकते हैं आप कि अफगानिस्तान में अभी क्या हो रहा है। ठीक है, तो अफगानिस्तान की बाउंड्री इंडिया से लगती है, प्लीज रिमेंबर दिस, ये ध्यान रखें। अब आते हैं दूसरी वाली तरफ, जम्मू कश्मीर में। इधर वाली तरफ है बाउंड्री कुछ ऐसे, इसको कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस वाली लाइन को कहते हैं LAC, इधर वाली को कहते थे LOC। LAC के इस वाली तरफ जो एरिया है ये चाइना के कंट्रोल में है। आफ्टर द 1962 वॉर, 1962 वॉर के बाद में चाइना ने इस एरिया को कैप्चर कर लिया था, और इसको कहते हैं अक्साई चीन। अक्साई चीन वाले एरिया के अंदर जो बाउंड्री है LAC है, उसी को लेकर कंफ्यूजन है, एक्चुअली उसी को लेकर लड़ाई चल रही है। ये चाइना अक्साई चीन वाली जो LAC है उसको नहीं मानता है। उनका क्लेम है कि हम आगे तक का एरिया हमारा है। तो ये वाला एरिया खास तौर से ध्यान रखना, ये वाला एरिया इधर ऊपर, ये एरिया यहीं पर है डेप्सोंग प्लेन, गलवान वैली, जहां पर अभी चाइना इंडिया कन्फ्रंटेशन चल रहे हैं। ये वाला पूरा एरिया अभी जहां पे चाइना अपने एरिया को आगे बढ़ा रहा है, यहां पर है, इस रीजन में। तो यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है गलवान। गलवान रिवर जो है वो श्योक नदी में मिलती है। शोक रिवर जो है वो इंडस रिवर में मिलती है। इस एरिया से इंडस रिवर बहती है इधर, ये शोक यहाँ पर आकर मिल रही है, इधर से गलवान मिलती है। तो इस तरीके से ये पूरा एरिया जो है वो चाइना अभी इस एरिया में जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। फिर यहाँ एक लेक मिलेगा जिसका नाम है प्योंगयांग सो लेक। प्योंगयांग सो लेक एक खारे पानी का तालाब है। इट इज अ ब्रिकिश वाटर लेक। इसमें कुछ एक छोटी मोटी नदियां इसी एरिया से आकर मिलती है, बाहर कुछ नहीं निकलता। और इसी प्योंगयांग सो लेक के अंदर ही एक्चुअल में अभी हंगामा चल रहा है। फिंगर पॉइंट जिनको कहा जाता है, इस एरिया में इस तरीके से जो है वो कुछ एक एरिया निकले हुए हैं जिनको फिंगर पॉइंट्स कहा जाता है। और इधर था ब्लैक हिल जिसपे इंडिया ने अभी हाल ही में कैप्चर किया है। फिंगर एरिया में फिंगर 4, फिंगर 8 को लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है। चाइना अपना एरिया इधर तक नहीं मानती, वो कहती है कि हम इधर तक हैं। फिंगर 8 तक इंडिया बताती है, फिंगर 4 तक चाइना का क्लेम है। ये सब चीजें ही अभी जो है वो जिसकी वजह से इस पूरे एरिया में अभी हंगामा चल रहा है, बहुत ज्यादा हाई अलर्ट है। ये प्योंगयांग सो लेक के आसपास है, चाइना के साथ बॉर्डर यहां से लग रही है, बट यहाँ भी ये डिस्प्यूटेड एरियाज हैं सारे। पेट्रोलिंग को लेकर चाइना और इंडिया के बीच में यहाँ डिस्प्यूट चलता है। तो जम्मू कश्मीर की एक्चुअल लोकेशन और एक्चुअल पोजीशनिंग ये है। दिस इज द एक्चुअल रियलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
तो इंडिया की सबसे लंबी बाउंड्री किस पड़ोसी के साथ लगती है? ध्यान रखना, बांग्लादेश के साथ लगती है। फर्स्ट नंबर पे बांग्लादेश है, अक्सर लोगों को लगता है पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये ऑर्डर ध्यान रखना, बांग्लादेश फर्स्ट, सेकंड चाइना एंड थर्ड पाकिस्तान। लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर्ड विद इंडिया ऑर्डर वाइज। इसके अलावा और भी जगह पे चाइना के साथ में थोड़े बहुत बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल यहां सिक्किम और खास तौर से अरुणाचल प्रदेश में चाइना अरुणाचल प्रदेश को, पूरे अरुणाचल प्रदेश को यहां तक जो है वो अपना एरिया बताता है। उनका कहना है कि ये पूरा एरिया हमारा है। तो ये भी एक डिस्प्यूटेड हो गया चाइना के साथ में इंडिया का। फिर है म्यांमार। म्यांमार के साथ में इंडिया का कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। हालांकि यहां पर इस वाले एरिया के अंदर जहां से हिमालय बेंट होते हैं साउथ की तरफ में, यहाँ एक माउंटेन चेन है जो हिमालय का पार्ट है, जिसको हम अराकम योमा के नाम से जानते हैं और पटकाई बूम के नाम से जानते हैं। यहाँ दो हिल मिलेंगे, नॉर्थ की तरफ में पटकाई बूम और साउथ में अराकम योमा। इस वाली जगह पर यहाँ कुछ एक छोटे मोटे हिल सेगमेंट हैं, यानी कि उनके भी छोटे हिस्से किए हुए हैं, जिनको नागा हिल्स के नाम से जाना जाता है। नागा हिल्स वाले एरिया में एक्चुअली नागा सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, जो कि म्यांमार के चैप्टर में या म्यांमार के बारे में जब हमने बात की थी तो उसके बारे में बात की थी हमने एशिया वाले वेब जो सीरीज थी उसके अंदर एशिया मैप देखा था, तो हमने देखा था कि यहाँ पर कुछ नागा आतंकवादी संगठन है जो इंडिया से अलग होने की बात करते थे पहले। हालांकि अब वो मान गए कि हाँ ठीक है इंडिया में रहकर, बट वो अलग नागालिम की मांग कर रहे हैं कि इन सब एरियाज को जोड़ के एक अलग नागा लोगों का प्रदेश, अलग देश बना देना चाहिए। इनका अपना झंडा होगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इसकी डिमांड ये काफी टाइम से करते रहे हैं और ये इधर म्यांमार में भाग के छुप जाते थे। फिर इंडिया ने यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह की थी। तो ये वाला पूरा एरिया जो है वो थोड़ा सा इस वजह से, इंडिया और म्यांमार बॉर्डर जो है वो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। तो इधर भाग के चले जाते हैं, इधर आ जाते हैं, क्योंकि ये पूरा जंगल वाला एरिया है। तो वो इस पूरे एरिया में ही डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस पूरे एरिया कोई नागालैंड बना देना चाहिए, यानी कि सेपरेट नागालैंड बनाने देना चाहिए। किस किस जगह को मिलाकर, यहाँ पर जो स्टेट्स हैं खास तौर से नागालैंड, ठीक है, नागालैंड और उसके आसपास के जो असम वगैरह के इलाके हैं, थोड़े बहुत मिजोरम के इलाके हैं और थोड़े बहुत म्यांमार के अंदर के इलाके हैं, इन सबको मिलाकर नागालिम बनाना चाहिए। नागालिम मतलब सेपरेट नागालैंड, एक अलग नागा देश, नागालिम। अब इसमें कई जनजातियां मिजो इलाके की भी आती है, जो मिजो जनजातियां हैं वो आती हैं, मणिपुर की भी जनजातियां आती हैं, है ना। तो इस वजह से इधर जो है वो थोड़ा बहुत डिस्प्यूटेड एरिया है। इन जनजातियों के बीच में थोड़ी बहुत टक्कर है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, कई तरीके की चीजें, तो ये थोड़ा सा इस वजह से डिस्प्यूट रहता है यहाँ पे। बाकी वैसे देखा जाए तो इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस पीसफुल है। फिर आ जाते हैं बांग्लादेश पे। इंडिया और बांग्लादेश, जैसे मैंने बताया, बॉर्डर सबसे लंबी है, बट इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है अब। पहले क्या था, पहले यह था कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ ऐसे इलाके आते थे जिनमें यहाँ पे विलेजेस जो हैं या गांव जो हैं वो बांग्लादेश के अंदर आ रहे हैं और वो एरिया जो है वो है इंडिया का, और इंडिया के अंदर कुछ गांव आ रहे हैं जो बांग्लादेश के हैं बट इंडिया के बीच में फंसे हुए हैं। इस तरीके के कुछ एरियाज इनकी बॉर्डर पे थे, क्योंकि पहले जब कूच बिहार नाम से इधर एक रियासत होती थी, उनके राजाओं ने पहले कभी ताश वगैरह खेलते वक्त इस तरीके से गांव वाँव आपस में एक दूसरे से जीत लिए थे। तो इस तरीके की कंडीशन बनती थी कि भैया ये एरिया तो इंडिया का है और इधर रहे इंडियंस रहे हैं, उन वो हैं इंडियंस,
बट वो बांग्लादेश के बीच में है, तो बाहर जाने पर ना ही उनको पुलिस मिलेगी, ना ही स्कूल, ना ही कोई और फैसिलिटी। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी इन सब कंट्रीज के लिए, मतलब इन सब लोगों के लिए, सॉरी। तो इंडिया ने बांग्लादेश के साथ में लैंड एग्रीमेंट किया, यानी कि भूमि आदान प्रदान करने का, लैंड को एक्सचेंज करने का एग्रीमेंट किया 1974 में, जिसको 2015 में संसद ने पारित किया, पास किया एज 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 100वां संविधान संशोधन। और उसके बाद में बांग्लादेश और भारत की बाउंड्री वापस से सही कर दी गई। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में इसकी वजह से वो लोग इंडिया आते थे, यहाँ के लोग बांग्लादेश जाते थे, यहाँ जो बीच में बांग्लादेशी रह रहे थे वो बांग्लादेश जाते थे, तो आना जाना बहुत चलता था। पायरेसी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कैटल ट्रैफिकिंग, ये बहुत होती थी यहाँ पे। ब्लैक मनी, नकली नोट, इलीगल नोट, ये सारी चीजें जो यहाँ पे होती थी, उसकी वजह से ये यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती थी इंडिया के लिए, जिसको काफी हद तक सॉर्ट आउट कर लिया गया। अब गवर्नमेंट यहाँ पे बॉर्डर फेंसिंग कर रही है, बट बॉर्डर फेंसिंग में प्रॉब्लम ये आती है कि नॉर्थ ईस्ट वाले जो इलाके हैं यहाँ पे घने जंगल हैं। पहली चीज तो प्रॉब्लम ये आ गई। दूसरा, इस वाले एरिया के अंदर वर्ल्ड के सबसे बड़े डेल्टा मिलते हैं, जो कि सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाने जाते हैं। ये पूरा एरिया सुंदरबन डेल्टा होने की वजह से यहाँ पे पक्की बाड़ा बंदी करना या फेंसिंग करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी के बने हुए आइलैंड है। मिट्टी जो गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ में आ रही है वो यहाँ पे इकट्ठी होती है, जिसकी वजह से शिफ्टिंग होती रहती है। दूसरा, समुद्र का स्तर बढ़ने से समुद्र का पानी अंदर आ जाता है, वो आइलैंड जो कल था वो आज नहीं है, गायब हो जाएगा, वो लहरों के साथ बह जाएगा। तो हम बाड़ाबंदी नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ बोटिंग वगैरह से पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, और ये एरिया ही सबसे ज्यादा पायरेसी वगैरह यहाँ पे होती है। तो इस एरिया से खास तौर से पाकिस्तान वगैरह से बांग्लादेश जा सकते हैं, पाकिस्तान से इंडिया नहीं आ सकते, पर बांग्लादेश से इंडिया आ सकते हैं। तो बहुत सारी इलीगल ब्लैक मनी, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये वाला सारा इस रीजन से होता है। तो ये एक प्रॉब्लम अभी भी इंडिया के लिए बनी हुई है। हालांकि बांग्लादेश और इंडिया का कोऑपरेशन बहुत अच्छा है, और हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरी बॉर्डर जो है वो ढंग से पेट्रोलिंग हो जाए। बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन होने की वजह से हमने काफी हद तक इस एरिया पे कंट्रोल कर लिया है। इकलौता इशू जो बांग्लादेश के साथ इंडिया का बचता है वो है यहाँ पे नॉर्थ में ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है जो सिक्किम से निकलती है। यहाँ एक नदी है जो सिक्किम से निकलती है और इधर बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, नाम है तीस्ता। तीस्ता के पानी को लेकर, शेयरिंग को लेकर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है वो अलाउ नहीं करती है तीस्ता पानी को शेयर करना। किसके साथ में? वेस्ट बंगाल के साथ में। वेस्ट बंगाल और ये बांग्लादेश जो है इनके बीच में डिस्प्यूट है इसको लेकर। ये है बांग्लादेश के साथ में इंडिया का डिस्प्यूटेड जो भी है, इससे कोई ज्यादा डिस्प्यूट है नहीं, कॉपरेशन बहुत अच्छा है। सिर्फ एक छोटा सा इशू आ जाता है, वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ में है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ में कोई इशू नहीं है, क्योंकि पानी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता है अंडर द 7th शेड्यूल। 7वीं अनुसूची में जो सूचियां हैं तो उसमें राज्य सूची का विषय है पानी, वाटर। तो स्टेट गवर्नमेंट के मतलब उस फैसले को सेंट्रल गवर्नमेंट चैलेंज नहीं कर सकती। अगर वो वहां पे बांध बना रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती इस चीज के लिए, ये एक प्रॉब्लम आती है। तो इसको हम आगे जब पॉलिटी की क्लास लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट अभी के लिए तो ये ध्यान रखना है, तीस्ता रिवर ओरिजिनेट्स इन सिक्किम, फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल एंड गोज इनटू बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता रिवर को लेकर डिस्प्यूट है। नेक्स्ट, इससे नॉर्थ में एक छोटा सा कंट्री है, नाम है भूटान। भूटान के इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन है। इंडिया का इकलौता ऐसा पड़ोसी देश जहां पे राजशाही व्यवस्था है, यानी कि मोनार्की है, यहां पे राजा होता है। ज्यादा दिमाग लगाने का कुछ है नहीं इसमें। कैपिटल ध्यान रख लेना, थिम्पू है। इकलौती ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में
जो हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करती है। बाकी सब कंट्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करती है, ये हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करती है। मतलब खुशी का पैमाना जारी करती है, बाकी लोग विकास का पैमाना जारी करते हैं, ये खुशी का करते हैं। अब यहां सिक्किम, देखना, सिक्किम, भूटान और चाइना बॉर्डर के बीच में एक जगह है यहां पर, जिसका नाम यहां पे नहीं दे रखा होगा बट लिख लेना, इसी जगह को डोकलाम कहते हैं। ये यहां पे एक जगह है जिसका नाम है डोकलाम। इसकी बॉर्डर इंडिया से नहीं लगती है, डोकलाम की बॉर्डर इंडिया से नहीं लगती है, बट ये प्लेट्यू जो था उस पर चाइना ने क्लेम किया था। फिर इंडिया ने भूटान की तरफ से यहां पर जो है वो अपने सैनिक भेजे थे, क्यों, भूटान और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट है जिसके अनुसार अगर भूटान पे कोई हमला करेगा तो इंडिया उसमें फिर अपने सैनिक भेजेगा। तो यहां पर डोकलाम जो इशू हुआ था चाइना और इंडिया के बीच में 2015 में हुआ था, जहां पे इंडियन सैनिक यहां गए थे भूटान को बचाने के लिए, क्योंकि चाइना वाले यहां पे क्लेम कर रहे थे अपना है हमारा ये डोकलाम। बांग्लादेश से, ये सॉरी, भूटान से आगे बढ़े, नेपाल पे आ जाएंगे। नेपाल वैसे तो बहुत ही सिंपल कंट्री है, काठमांडू कैपिटल है, रिलेशन बहुत अच्छे हैं, पर रीसेंट टाइम्स के अंदर कुछ एक वजहों से रिलेशन थोड़े से खराब हुए हैं। कुछ एक वजहों में शामिल है यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का जीत के आना और चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के उनके साथ में अच्छे रिलेशन होना, जिससे उनने चाइना के साथ में अपनी दोस्ती को बढ़ाया है हाल ही के दिनों में। दूसरा इशू आता है, नेपाल बहुत ज्यादा इंडिया पे डिपेंडेंट है हर चीज के लिए। बहुत सारे एग्रीमेंट भी हैं जहां से नेपाल से हम इंडिया बिजली भी खरीदता है और नेपाल को बहुत सारी चीजें प्रोवाइड भी कराता है, जैसे गैस, तेल वगैरह, ये सारी चीजें। तो इस डिपेंडेंस को कम करने के लिए नेपाल ने हाल ही के अंदर चाइना से दोस्ती बढ़ाना चालू कर दिया और नॉर्थ की तरफ में चाइना के साथ में सड़क और रेल वगैरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो चालू किए, ताकि किसी भी तरीके से एक बैकअप प्लान हो जाए चाइना के, नेपाल के पास में, और चाइना के लिए एक दरवाजा खुल जाएगा इंडिया तक आने का। तो ये दोनों के लिए जो है वो फायदेमंद है, बट इंडिया के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है और नेपाल के लिए लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक होगा ही होगा। जैसा हमने देखा है कि चाइना क्या करता है, अक्सर लोगों को लोन देता है, फिर वो चुका नहीं पाते तो फिर वो उनकी बैंड बजा देता है। बट फिलहाल के लिए ये हो रहा है कि यहाँ पे इस रीजन में चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, खासतौर से नेपाल के साथ में ज्यादा दोस्ती आजकल चाइना की देखने को मिल रही। इसी बीच इंडिया ने एक मैप जारी किया था थोड़े दिन पहले, नया अपना मैप जारी किया था जब जम्मू कश्मीर का, तो उस टाइम पे यहां पर इस वाली जगह का भी एक मैप जारी किया था, और जिसमें इंडिया ने इस पूरे एरिया को, यहां तक के एरिया को अपना दिखाया था। देखना, ये नेपाल के कॉर्नर वाली बात कर रहा हूं मैं, उत्तराखंड के अंदर आता है ये एरिया, यहां से यहां। इस एरिया को कहते हैं काला पानी, यहां पर ये जो जगह है इसको कहते हैं काला पानी। तो इंडिया ने काला पानी को अपना एरिया दिखाया था 1860 में, 1816 में इंडिया और नेपाल के बीच में, यानी कि उस टाइम की ब्रिटिश सरकार के बीच में और नेपाल के बीच में समझौता हुआ था कि काली नदी इंडिया और नेपाल के बीच की बाउंड्री बनाएगी। काली नदी इंडिया और नेपाल के बीच की बाउंड्री बनाएगी। तो ये काली नदी जो है वो यहां से निकलती है, काला पानी नाम की जगह है ये, यहाँ पे काला पानी नाम की जगह, यहां से काली नदी आ रही है। तो इंडिया का कहना भैया काली नदी वाला एरिया, हम इसके इधर नेपाल और इधर इंडिया। नेपाल ने कहा नहीं, काला पानी हमारा रहेगा, नेपाल की एक्चुअल बाउंड्री जो है वो इधर से, ये जो धारा निकल रही है, इधर से जो ये लाइन निकल रही है, यहां तक बाउंड्री है नेपाल की, और ये एरिया इंडिया का नहीं है, नेपाल का है। नेपाल ने भी एक नया मैप जारी कर दिया। इसकी वजह से इंडिया और नेपाल के बीच में भी अभी थोड़े दिन पहले हंगामा शुरू हो गया था। इसी को काला पानी विवाद, काला पानी इशू कहते हैं, जो कहां है, उत्तराखंड के अंदर, इंडिया के उत्तराखंड के अंदर काली नदी का जो उद्गम है उसको लेकर डिस्प्यूट है कि कहां से एक्चुअली निकलती है। इंडिया कहता है इधर नॉर्थ से निकलती है,
नेपाल कहता है इधर से निकलती है और इस चीज को लेकर ही हंगामा हो गया। इन जगहों के नाम मार्क कर लेना। इस जगह को कहते हैं लिम्पियादूरा, इसको कहते हैं लिपुलेख पास, यानी कि दर्रा है ये एक तरीके का, जहां से आप चाइना जा सकते हो लिपुलेख से। और इधर है काला पानी। इन तीन जगहों के बीच का है ये लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी। नेपाल और इंडिया की बॉर्डर जहां लग रही है उसके बिल्कुल नॉर्थ में, जहां चाइना, नेपाल और इंडिया की बॉर्डर लगती है, यहां पे दिख गया। तो ये तीन जगहों के बीच का मामला है सारा, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी के बीच का विवाद है। काला पानी लिपुलेख से होकर ही कैलाश मानसरोवर जाया जाता है, ये बात भी ध्यान रखना। कैलाश मानसरोवर जाने का जो रास्ता है इंडिया से, वो इसी रास्ते से होकर जाता है, काला पानी और लिपुलेख से होकर ही जाता है। जो कि कैलाश मानसरोवर है कहां? चाइना में। इधर की तरफ नॉर्थ की तरफ जाने पर कैलाश मानसरोवर है, ये एरिया कैलाश मानसरोवर आता है। इधर यहां मिलेगा कैलाश मानसरोवर रेंज। तो ये वाला रास्ता जो इंडिया से होकर जाता है ये नेपाल की बॉर्डर के पास से उतर ही जाता है। यहाँ पे दो तीन जगह आती है, धड़चूला, काला पानी, लिपुलेख पास, लिपुलेख दादरा और फिर कैलाश मानसरोवर। तो इंडिया से अगर आप यहाँ जाना चाहते हो तो ये रास्ता खुलता है, जिसको लेकर अभी थोड़े दिन पहले इंडिया ने यहाँ पर सड़क भी बनाई थी, जिसको लेकर नेपाल ने इशू क्रिएट किया था, फिर ये मैप वाला इशू हो गया। तो इंडिया और नेपाल के बीच में अभी ये हंगामा चल रहा है। आ जाएंगे साउथ में, श्रीलंका। श्रीलंका इंडिया के बीच में अभी कोई डिस्प्यूट नहीं है, हालांकि पास्ट में पहले यहां पर नॉर्थ की तरफ में जो जाफना वाला इलाका है, इस नॉर्थ वाले इलाके के अंदर मेजरली जो है वो तमिल भाषी लोग रहते थे। नॉर्थ वाले इलाकों में तमिल भाषी लोग रहते थे, जिनके संबंध तमिलनाडु के लोगों से थे, क्योंकि ये भी तमिल भाषी, ये भी तमिल भाषी। इन पर साउथ में रहने वाले बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले सिन्हाली बुद्धिस्ट लोगों ने जो है वो अपनी भाषा और संस्कृति जबरदस्ती थोपने की कोशिश की, जिसको लेकर श्रीलंका में गृह युद्ध शुरू हो गया, सिविल वॉर चालू हो गई। राजीव गांधी ने इंडियन फोर्सेस को यहां पर बीच में हेल्प करने के लिए भेजा, जिससे तमिल नाराज हुए और राजीव गांधी को तमिलनाडु में इलेक्शन रैली के दौरान 1991 में 1991 में बम से उड़ा दिया गया। अब तमिल जो आतंकवादी संगठन थे, जैसे लिट्टे, LTTE के नाम से जाना जाता है, जिसको लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलिम, ये अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि इनके लीडर जो प्रभाकरन थे उनकी डेथ हो चुकी है। और उस टाइम जो डिफेंस मिनिस्टर थे और उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे, या सॉरी प्रेसिडेंट थे, जो सबसे पावरफुल लोग थे दोनों उस टाइम, जिन्होंने इनको पूरी तरीके से तहस नहस किया, इसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, वही आज श्रीलंका के नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। गोटाबाया राजपक्षे जो कि प्रेसिडेंट है।
श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। ये हैं प्रेसिडेंट। और इनके बड़े भाई जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे, ये उस टाइम रक्षा मंत्री थे, एक तरीके से डिफेंस सेक्रेटरी थे, ये सेना में रह चुके हैं, अब ये प्रेसिडेंट बन गए। तो इन्होंने अपने भाई, जो बड़े भाई जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे, महेंद्र राजपक्षे, इनको जो है वो बना दिया प्राइम मिनिस्टर। ये इलेक्शन भी जीत गए प्राइम मिनिस्टर के। यहां पे क्या होता है, प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल होता है, वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। इंडिया का जैसा सिस्टम नहीं है, यहाँ थोड़ा सा चेंज सिस्टम है। जो भी हो, तो इन दोनों नामों को प्लीज बहुत खास तौर से ध्यान रखिएगा। बीच में महेंद्र राजपक्षे जब पहले प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने चाइना के साथ में बहुत अच्छी दोस्ती निभाई, और चाइना को यहाँ साउथ में एक बंदरगाह है छोटा सा, वो दान में दे दिया। दान में मतलब ऐसे नहीं दिया था, दान में उनने इसको लीज पे दिया, जिसका नाम है, यहाँ पे हम्बन तोता नाम से एक बंदरगाह मिलेगा। इधर साउथ की तरफ में श्रीलंका का मैप देखने में यहां मिलेगा हम्बन तोता पोर्ट। इसको चाइना को लीज पे दिया, फिर ये पैसा नहीं चुका पाया, चाइना ने कहा ये पूरा हमें 99 साल के लिए लीज पे दे दो। अब इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो चाइना यही करता है, पैसा देता है, फिर आप पैसा नहीं चुका पाते तो वो प्रॉपर्टी ले लेता है, बोले हाँ हमको दे दो ये। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी इंडिया के लिए। अब 99 साल तक ये हम्बन तोता पोर्ट चाइना के पास है, जो कि इंडिया के बिल्कुल पड़ोस में। तो महेंद्र राजपक्षे बहुत ज्यादा चाइना से क्लोज जा रहे थे, फिर अभी बीच में इनकी सरकार बदल गई थी, बट अभी रिसेंट हुए हुए इलेक्शंस में ये वापस जीत गए। इन्होंने इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने की बात कही है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट लीडर हैं, इन दोनों के नाम ध्यान होने चाहिए। रिसेंट में ही न्यूज में रहे हैं, इंडिया भी आए थे अभी थोड़े दिन पहले, और इंडिया के साथ रिलेशंस अभी श्रीलंका के अच्छे चल रहे हैं, तो हमें ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लास्ट नेबरिंग कंट्री इज मालदीव, जो कि एक आइलैंड कंट्री है। मालदीव एक आइलैंड कंट्री है, कैपिटल इज माले, माले इसकी राजधानी है। इनने भी वही गलती की जो चाइना के साथ बाकी देश करते हैं। इन्होंने भी चाइना को उठा के अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पैसा लेने के लिए जो है वो चाइना के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए कर लिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। पाकिस्तान के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के साथ करने वाला दूसरा देश। इनफैक्ट चाइना से इतनी दोस्ती बढ़ाई थोड़े दिन पहले कि कॉमनवेल्थ, यानी कि जो राष्ट्रमंडल देश है कॉमनवेल्थ, जिसमें पहले ब्रिटेन की जो कॉलोनीज थे वो शामिल होती हैं, उससे भी इस्तीफा दे दिया। बट अभी जो नई गवर्नमेंट आई है, उन्होंने फिर से इंडिया के साथ में अच्छे रिलेशंस बनाए, कॉमनवेल्थ को फिर से ज्वाइन कर लिया है। तो अभी यहाँ पे रिलेशंस हमारे अच्छे चल रहे हैं, कोई ज्यादा पंगा नहीं है। थोड़े दिन पहले मालदीव में जो फंसे हुए इंडियंस थे, उनको निकालने के लिए इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु, नाम ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु किससे जुड़ा हुआ है? मालदीव वगैरह के अंदर या विदेशों में जो इंडियंस फंस गए थे कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से, उसको बचाने के लिए समुद्र सेतु बाय इंडियन नेवी। ये इंडिया के सारे पड़ोसी देश हो गए। पाकिस्तान ने हमारे लिए थोड़ी सी आफत कर रखी है, सबको पता है। चाइना भी हमें को आफत दे रहा है, और इन्हीं के बीच में है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम एशिया में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक रोड परियोजना है, एक रोड प्रोजेक्ट है जो इस पूरे एरिया से होकर जो है वो गुजरेगा, और यहाँ पे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को जो है वो चाइना से कनेक्ट कर देगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इसकी बात हम ऑलरेडी एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर एक मेजर प्रोजेक्ट के तौर पे कर चुके हैं कि चाइना किस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस पूरे एरिया में बढ़ा रहा है। एशिया कॉन्टिनेंट के 3rd वीडियो के अंदर जो है वो हमने इसके बारे में बात की थी, आप वो वीडियो देख सकते हो कि किस तरीके से चाइना एक प्रोजेक्ट बना रहा है वर्ल्ड बेल्ट वन रोड के नाम से, जो पूरे एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट करेगी। और इसकी वजह से उसी में से एक प्रोजेक्ट है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर।
क्योंकि ये इंडिया के अंदर से निकल रहा है, तो इंडिया से बिना पूछे निकल रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान में से निकल रहा है, इंडिया को इससे प्रॉब्लम है, इंडिया ने इसका बाइकआउट किया है। दीज आर ऑल द नेबर्स ऑफ इंडिया। कल हम इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी चालू करेंगे।